नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही होगी। लेकिन एक उम्मीद आपसे और है कि आप लगातार इस सेशन को देख रहे होंगे। वो जो भी बातें हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं उन सभी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और जो मुद्दे हैं उनका समाधान करते हुए एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा चैप्टर 6 है ना। तो इसके पहले के लेक्चर आपने देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उपलब्ध करा दिया है और ऊपर आई बटन में भी मैंने उसका लिंक डाल दिया है। तो आप वहां से भी जाके उसको देख सकते हैं, फिर उसके आगे चालू कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हमारा चैप्टर 6 है न्यायपालिका, है ना। इससे पहले हमने एग्जीक्यूटिव पावर भी पढ़ चुकी है ना, लेजिस्लेशन पावर भी पढ़ चुकी है। आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका क्या है, इससे जुड़े विभिन्न मुद्दे पढ़ेंगे। इसको किस हिसाब से पारित किया जाता है या फिर इनकी नियमों का पालन किया जाता है। तो परिचय के तौर पर जैसे मैंने इसके एनसीईआरटी के कटिंग ली है आपके सामने रखा हूँ कि आमतौर पर क्या होता है कि न्यायालय व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के बीच आपसी विवादों को सुलझाने वाले पंच के रूप में कार्य करता है। मतलब ऐसा देखा जाता है कि इस देश में न्यायालय का है। लेकिन न्यायपालिका के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक कामों को भी अंजाम देती है। जैसे न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है, 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, है ना, और विधायिका। तो उसी हिसाब से न्यायपालिका जो है सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, वास्तव में विश्व के सभी शक्तिशाली जो न्यायालयों में से एक होता है। 1950 में ही क्या हुआ था कि न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या को और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में हम पढ़ ही चुके हैं, है ना, इसके बारे में पूरी जानकारी ले ही चुके हैं। तो किस हिसाब से ये कार्य करता है, तो इस अध्याय को पढ़कर हम निम्नलिखित बातों को जानेंगे। जैसे क्या जाने कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है ना, उसका अर्थ किस हिसाब से है, अधिकारों की सुरक्षा, भारतीय न्यायपालिका की भूमिका क्या है, संविधान की व्याख्या, न्यायपालिका की भूमिका, है ना, भारत की संसद और न्यायपालिका के बीच में क्या संबंध है। इन सभी बातों को आज हम के इस चैप्टर से कंप्लीट करेंगे। तो आज हम देखेंगे स्मरणीय बिंदु में जो न्यायपालिका का है। तो क्या है कि न्यायपालिका जो होता है, न्यायपालिका जो है सरकार का महत्वपूर्ण तीसरा अंग है, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं ने आपसी विवादों को हल करने वाले पंच के रूप में देखा जा सकता है। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि ये कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करने के दबाव से मुक्त होकर स्वतंत्र निर्णय ले सके। इन सभी कारणों से इसको अलग से इसका सरकार का अंग माना गया है ना, सरकार का अंग माना, ताकि ये स्वतंत्र निर्णय ले सके और विभिन्न कार्यों को अंजाम दे सके। न्यायपालिका क्या होती है कि देश के संवैधानिक लोकतंत्र को और उसकी परंपरा और जनता के प्रति इसका जवाबदेह होता है। मतलब इन सभी के प्रति इसकी जवाबदेही है न्यायपालिका की। दूसरा क्या है कि न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। जैसे न्यायपालिका देश में संविधान, लोकतंत्र और परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह होती है ना। तो इस तरह से लोकतांत्रिक राजनीति का एक हिस्सा होती है कि विभिन्न जो आपके लोग राजनीतिक जो निर्णय होते हैं उनको सुलझाने में भी इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये कानून के शासन का भाव, कानून के समक्ष सभी समान है, इसको से सार्थक करती है। मतलब कानून के समक्ष सब समान है, ये न्यायपालिका द्वारा सार्थक होता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो, है ना। इस हिसाब से न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो कि राजनीतिक रूप से इस पर कोई भी दबाव, इसके निर्णयों, इसकी क्षमता, इसकी सोच पर दबाव न पड़े। इस तरह से ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों के किसी भी कार्य के बाधा न पहुंचाए ताकि कार्यों में वह ठीक ढंग से न्याय कर सके। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो तीसरे अंग के रूप में रहती है, तो इसकी व्याख्या हो सकती है। जैसे विधायिका और कार्यपालिका क्या होती है कि विभिन्न नियमों के माध्यम से अंकुश लगाने का कार्य करती है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि न्यायपालिका को तीसरा अंग माना गया है, उसको उतनी स्वेच्छा स्वच्छंदता दी गई है ना, जिस हिसाब से वो अपने निर्णय को लेकर किसी भी दबाव को महसूस ना करे, है ना, और जनता के प्रति अपनी जो संवैधानिक लोकतांत्रिक जो इसकी जिम्मेदारी है उसका पालन कर सके। न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सके, है ना। न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेष ज्ञान होना चाहिए। इनका निश्चित कार्यकाल होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कार्यकाल होता है 65 ईयर्स, है ना, सॉरी 65 ईयर्स होता है। और हाई कोर्ट के जजेस की जो होती है क्या बोलते हैं, सेवानिवृत्त होने की जो पद एज होती है वो 62 होती है। न्यायपालिका विधायिका व कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि विधायिका या फिर कार्यपालिका का राज्य न्यायपालिका को धन नहीं देंगे तो उसके कार्य नहीं होंगे, ये इस पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है।
अब हम देखेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति किस हिसाब से होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति का क्या मामला है ना। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या किया जाता है, मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सभी एक न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, है ना। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में परंपरा यह भी है कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी वरिष्ठ न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है, किंतु भारत इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया है ना। तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में भी ऐसा किया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है, ताकि न्यायालय की स्वतंत्रता व शक्ति संतुलन दोनों बना रहे, मतलब मनमाना भी ना हो पाए और साथ ही साथ क्या रहे कि कोई विचार थोपे ना जा सके इनकी नियुक्ति के मामले में। अगर आपके हिसाब से अगर ऐसा लगता है कि अगर इसको सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति होगी तो सरकार के जो गलत फैसले होके उन पर ये निर्णय स्वच्छंद नहीं दे सकेंगे, इस कारण से इनके निर्णय में कोई बाधा ना आए और स्वच्छंद निर्णय ले सकें, तो इनकी नियुक्ति एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह पर होती है। अब भारत की हम न्यायपालिका की संरचना देखेंगे कि न्यायपालिका के भारत की संरचना में क्या होता है। तो पहला है आपका सर्वोच्च न्यायालय, है ना। दूसरा क्या है, उच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का क्या कार्य होता है उस हिसाब से इसको हम देखेंगे। जो सर्वोच्च न्यायालय होता है इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं, है ना। इस पर आप विरोध नहीं दर्ज कर सकते। सेशन कोर्ट, जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है ना। कौन से न्यायाधीश किस हाई कोर्ट में सही है, उनको किधर उसको तबादला करना है, ये सब क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इसमें अंतिम निर्णय दिया जाता है। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है, देश हित में, लोक हित में, है ना, राज्य के सर्वोपरि हित में। अगर ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी व्याख्या नहीं हो पा रही या फिर व्याख्या गलत ढंग से हो रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय के आपके कह सकते हैं कि किसी भी न्यायालय के मुद्दों को अपने पास मंगा सकती है। यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकती है। तो ये क्या होती है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्य होते हैं। अब हम देखें दूसरा जो संरचना है इसकी, उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय आता है। यह क्या होता है, निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है ना। इसके दिए हुए निर्णय सभी निचली अदालतों में मान्य होते हैं। इस पर अगर आपको अलग से वो करना है तो आपको सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ेगा। बाकी उच्च न्यायालय के सभी जितने भी निर्णय होते हैं वो निचली अदालतों में मान्य होते हैं। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है, राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों को निपटा सकता है, अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। तो इस तरह से यह आपकी न्यायपालिका की उच्च न्यायालय हो गई। अब हम देखेंगे तीसरा क्या है, जिला न्यायालय। जिला न्यायालय क्या होता है कि जिला न्यायालय एक तरह से जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है, निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की भी सुनवाई करती है ना। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला दे सकते हैं। ये होते हैं अब जिला न्यायालय। अब हम देखेंगे अधीनस्थ न्यायालय। ये फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार करती है, मतलब एक तरह से ये आपके ग्राम्य स्तर पर न्यायालय होते हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। अब सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हम देखेंगे क्या है। इसमें मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या होता है कि केंद्र व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करती हैं। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच के विवाद हो गए, है ना, केंद्र या दो या अधिक राज्यों के बीच के विवाद हो गए, इन सभी विवादों का निपटारा जब वो करता है वो आपके मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। रिट संबंधी क्षेत्राधिकार में, है ना, आपका ये हो गया मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने के लिए, है ना। तो इसमें रिट संबंधी जो आपके क्षेत्राधिकार होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में होते हैं। अब रिट संबंधी जैसे कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है, तो इसमें जो पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैवियस कॉर्पस रिट, तो ये जारी कर सकती है। दूसरा है परमादेश, मैंडमस रिट, है ना। तीसरा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन रिट। चौथा है उत्प्रेषण और सरसरी रिट। और पांचवा है अधिकार परीक्षा, क्वा वारंटी रिट। ये जो 5 रिट हैं ये आपके सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं। अब तीसरा है अपीली क्षेत्राधिकार। दीवानी और फौजदारी, है ना, संवैधानिक मामलों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमे और की अपील को सुनना इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अब सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार में क्या होता है, जनहित के मामलों में तथा कानून के मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना भी एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 में इसका वर्णन किया गया है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। तो ये सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार होता है। अब देखेंगे न्यायिक सक्रियता क्या है। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका, है ना, पब्लिक लिटिगेशन और सामाजिक व्यवहार याचिका। इनके तहत समाज में पर्यावरण के विरोध, पर्यावरण के खिलाफ या फिर पर्यावरण में के जो
पर्यावरण के हिसाब से आप एक तरह से ये कर सकते हैं कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए, जैसे आप देखे होंगे कि बच्चों को जो हजार्डस में या फिर एक तरह से खतरनाक उद्योगों में काम करने में जो छूट दी गई है, तो इन सभी मामलों को लेकर आप पब्लिक लिटिगेशन दायर कर सकते हैं और सामाजिक व्यवहार याचिका, ये न्यायिक सक्रियता होती है। अब हम देखेंगे विशेषाधिकार। विशेषाधिकार क्या है कि किसी भारतीय अदालत में दिए गए फैसले पर स्पेशल लाइव पिटीशन के तहत अपील पर सुनवाई करता है, ये इसका विशेषाधिकार है। भारत में न्यायिक का मुख्य साधन जनहित याचिका तथा सामाजिक व्यवहार याचिका रही। 1979-1980 के बाद जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायपालिका ने क्या किया था कि उन मामलों में रुचि दिखाई थी जहां समाज के कुछ वर्ग के लोग आसानी से अदालत में नहीं पहुंच पाते हैं ना, उनसे शरण नहीं ले सकते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति में न्यायालय ने जन सेवा की भावना से भरे नागरिक, सामाजिक संगठन और वकीलों को समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों से की ओर से याचिकाएं दायर करने की इजाजत दी, जिसके कारण क्या हुआ कि ऐसे विभिन्न मुद्दे जो सरकार तक नहीं पहुंच पाते थे, लोगों तक नहीं पहुंच पाते थे, न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते थे, उन पर जब याचिकाएं दायर की गई तो सरकार ने एक न्यायपालिका ने अनुच्छेद 121 के तहत उन बहुत सारे निर्णयों को, एक तरह से आपके जीवन जीने का अधिकार में हो गया, सांस लेने का अधिकार जो आता है ताकि पर्यावरण शुद्ध रहे, तो ऐसे सभी मामलों में उसने अपनी सुनवाई दी। न्यायिक सक्रियता में क्या होता है कि न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया और कार्यपालिका को उत्तरदायी बनने पर बाध्य भी हुई, है ना। चुनाव प्रणाली को भी ज्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र देने का निर्णय किया ताकि लोग सही जानकारी के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें। पहले क्या होता था, पुराने जमाने में लोगों को उतनी जानकारी नहीं हो पाती थी, तो जो प्रत्याशी होते थे अपनी गलत जानकारी देकर चुनाव लड़ते थे, तो लोगों को जानकारी न होने की वजह से उनसे लोगों को चुन लेते थे। पर वर्तमान में क्या हुआ है कि अपनी विशेषाधिकार शक्तियों के तहत न्यायालय ने इन सभी पर रोक लगाई और जितने भी न्यायिक आपके एक तरह से कह सकते हैं कि चुनाव आधारित जो प्रतिनिधि होते हैं उन पर निष्पक्ष एक तरह से आपने सही जानकारी देने के लिए बाध्य किया। अब इस तरह से इस सुप्रीम कोर्ट के आपके विशेषाधिकार हो गए। अब है सक्रिय न्यायपालिका का नकारात्मक पहलू। इसका क्या नकारात्मक पहलू, एक तरह से आप देख सकते हैं कि पब्लिक लिटिगेशन, सामाजिक याचिका, इन सब के द्वारा लोगों का भला हो रहा है, लेकिन इसके क्या नकारात्मक पहलू है तो इसको हम देखेंगे। न्यायपालिका में काम का बोझ बढ़ गया है। अनावश्यक पब्लिक लिटिगेशन दायर होने, सामाजिक याचिका दायर होने से क्या होता है कि जो काम आपको जैसे न्यायालय किसी केस में अपना दिमाग लगा सकता था, उसमें क्या होता था कि ऐसी चीजों में दिमाग लगाना पड़ता है जो व्यर्थ की भी होती, मतलब 10 में से 2 ही सही होती हैं, 8 व्यर्थ याचिकाएं दायर की जाती हैं, जिस कारण से क्या होता है कि न्यायपालिका में काम का बोझ बढ़ा है। न्यायपालिका सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया, क्योंकि बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो आपकी कार्यपालिका के हैं, विधायिका के हैं, लेकिन पब्लिक लिटिगेशन के माध्यम से उनको न्यायपालिका में जब याचिका दायर की जाती है तो इसमें न्यायालय द्वारा भी निर्णय सुनाए जाते हैं, तो इनमें अंतर करना मुश्किल हो गया। जैसे आपने देखा होगा कि वायु व ध्वनि प्रदूषण दूर करना, है ना, भ्रष्टाचार की जांच व चुनाव सुधार करना इत्यादि जो होता है विधायिका की देखरेख में होता है, प्रशासन इनके तहत होता है, लेकिन इनमें जो है न्यायपालिका ने भी अपने निर्णय सुनाए हैं। और सरकार का प्रत्येक अंश एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकारों का सम्मान करे, ये न्यायपालिका का एक तरह से नकारात्मक पहलू हो गया। अब देखेंगे न्यायपालिका और उसके जुड़े अधिकार। न्यायपालिका के क्या अधिकार है, तो न्यायपालिका पुनरावलोकन का क्या अर्थ होता है, जो पुनरावलोकन होता है, सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है, वह संवैधानिक तौर पर कितना खरा उतरता है। यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो उसे गैर संवैधानिक घोषित करके अयोग्य घोषित किया जा सकता है। मतलब जो विधायिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो संविधान से कितने जुड़े हुए हैं, संविधान का कितना विरोध कर रहे हैं ना, और उसमें कितनी कानूनन संवैधानिकता पाई जा रही है, उन सभी की जांच करने के बाद अगर वह गैर संवैधानिक हुआ तो उसे वहीं गैर संवैधानिक घोषित करके उसे वहीं अयोग्य कर सकती हैं। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है ना। संघीय संबंधों जैसे केंद्र व राज्य के संबंध होते हैं, इस मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया है ना। न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या करती है। प्रभावशाली ढंग से संविधान की व्याख्या करना न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण एक तरह से कह सकते हैं कि भाग है।
नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। जनहित याचिकाओं द्वारा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ने न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की है। अब हम देखेंगे कि न्यायपालिका और संसद, इनमें क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या जैसे किस हिसाब से ये दोनों वर्क करती हैं। भारतीय संविधान में क्या है कि सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्य होता है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, और चाहे वो विधायिका हो। इस कार्य विभाजन के बावजूद क्या होता है, संसद और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। समय समय पर इसके उदाहरण आपने भी देखे होंगे, है ना। संपत्ति के अधिकार से हो गया, है ना। संसद के संविधान को संशोधित करने के संबंध में हो गया, इन दोनों में टकराव होता है। इनके मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता है। निवारक नजरबंदी कानून और नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून, इन सब में क्या होता है कि न्यायपालिका और संसद में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी होता है ना। एक दूसरे का पुरजोर विरोध भी होता है, जो विधायिका द्वारा कानून बनाए जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, आरक्षण संबंधी जो मुद्दे होते हैं, इसको भी जो सुनवाई के माध्यम से न्यायपालिका इस पर ओवर एक्ट या फिर ओवरराइट कर सकती है ना। जो इसके रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको एक्सेप्ट करके बाकी को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो न्यायपालिका और संसद में भी क्या होता है कि कार्य का विभाजन होने के बाद भी इनमें क्या होता है कि टकराव होता रहता है। अब देखेंगे 1973 में जो सर्वोच्च न्यायालय के जो एक निर्णय दिया गया था, उसमें जो संविधान के मूलभूत ढांचे के अंतर्गत दिया गया था, तो उसके बारे में देखेंगे। तो संविधान का एक मूल ढांचा और संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। यह संविधान संशोधन द्वारा इस मूल ढांचे को भी नहीं बदला जाता। ये जो था 1973 का जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किया गया था, उसके तहत ये बोला गया था। संपत्ति के अधिकार के विषय में न्यायालय ने कहा कि वह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है ना। न्यायालय के यह निर्णय अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का है या नहीं। यह निर्णय संविधान की व्याख्या करने की शक्ति जो होती है, वो सर्वोत्तम उदाहरण है। जो इसकी व्याख्या कर सकता है वो सिर्फ न्यायालय के पास है ना। लोकतंत्र में सरकार के एक अंग का दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान करना बहुत जरूरी है ना। संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद के विषय बने रहते हैं, है ना। संविधान यह व्यवस्था करना कि न्यायाधीशों के आचरण पे संविधान में चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन कई अवसरों पर न्यायपालिका के आचरण पर उंगली उठाई गई है। इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी कई अवसरों पर विधायिका की आलोचना की है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। जो ये आपके बाद प्रस्तुत किया गया 1973 के सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय को आपके सामने प्रस्तुत किया गया। तो इस तरह से आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे वो इसका लाभ उठा सकें, और इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद आप सभी का।